सेठ जी, मैं सब जानता हूं कि किसी योजना ने आपके मन में जन्म लिया है। सूचना सुनते ही मेरे मन में भी यही योजना आई थी, जो योजना आपके मन में आई है। इसलिए तो आज से आप गांव के उन लोगों को ब्याज के लिए तंग करना छोड़ दीजिए। एक राज्य के एक छोटे से गांव चमनपुर में एक गरीब मजदूर बिरजू अपनी पत्नी राधा और बेटे मोहन के साथ रहा करता था। मोहन सिर्फ 5 साल का था। बिरजू ईंट और पत्थर ढोकर अपना गुजारा किया करता था। अर्जुन का परिवार दिन प्रतिदिन गरीबी और भूख से लड़ते थे। एक दिन सुबह के समय बिरजू नदी के किनारे बैठकर अपनी फूटी किस्मत को कोस रहा था कि तभी उसका बेटा मोहन दौड़कर आता है और बोलता है, पिताजी, पिताजी जल्दी चलो, माँ रो रही है। जल्दी चलो पिताजी, माँ को बहुत जोरों से खांसी हो रही है और उन्हें बहुत तेज बुखार भी है। मोहन की बात सुनते ही बिरजू अपने बेटे के साथ घर की ओर चल पड़ा। राधा चूल्हे के पास बैठी आंसू बहा रही थी। राधा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है राधा? रात में भी मैंने देखा कि तुम बार बार खांस रही थी और मोहन बता रहा था कि तुम्हें तेज बुखार भी है। मैं ठीक हूँ, आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए। कुछ देर में जब घर के काम करूंगी तो सही हो जाऊंगी। वैसे भी हम गरीबों के बुखार मेहनत करने से उतर जाते हैं। नहीं राधा, आज शाम को जब मैं घर आऊंगा तो वैद्य जी से दवाइयां लेकर आऊंगा, ठीक है? लेकिन कहाँ से लाओगे? वैद्य दवाई मुफ्त में नहीं देते, पैसों में देते हैं। और पिछले हफ्ते ही तुमने अपने मालिक से पैसे मांगे थे। अब वो तुम में और पैसे नहीं देगा। अरे कोई बात नहीं राधा, मैं सेठ जी से कुछ पैसे मांग लूंगा। अब देखो, मैं सेठ जी के यहाँ इतना मेहनत से काम करते हो, मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी जरूर हमारी मदद करेंगे। चिंता ना करो, मैं ले आऊंगा दवाई। इतना कहकर बिरजू काम पर चला जाता है। बिरजू गोदाम में सामान इधर उधर पहुंचाने का काम करता था। शाम होते ही बिरजू सेठ के पास जाता है। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी पत्नी बीमार है, मेरी मदद कीजिए सेठ जी। मैं आपको आपके पैसे काम करके सधा दूंगा। अच्छा, तुम मजदूर हो, कोई व्यापारी नहीं कि तुम अपने मेहताना से ज्यादा पैसे मांग रहे हो। अरे पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। अभी तुम 10 दिन और काम करोगे, तब जाकर तुम्हारा पुराना हिसाब चुकता होगा और तुम मुंह उठाकर फिर से पैसे मांगने लगे। सेठ जी, मेरी पत्नी को खांसी हो रही है और उसे बुखार भी है। दवा देना बहुत जरूरी है। देखो भैया, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता। अगर तुम्हें काम करना है तो करो, और नहीं करना है तो कहीं और जाओ। ये सुनकर बिरजू उदास हो गया और घर लौटने लगा। बिरजू कुछ दूर चला ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो? बिरजू ने जैसे ही पलटकर देखा तो एक वृक्ष के नीचे साधु बैठा हुआ था और बिरजू को रहस्यमय नजरों से देख रहा था। बिरजू साधु की ओर देखकर बोला, हाँ, मेरी जिंदगी में तो केवल निराशा ही है साधु महाराज। जाहिर सी बात है, जिसके जीवन में इतनी निराशा होती है उसका चेहरा उदास ही नजर आता है। बिरजू के बात सुनकर साधु स्तब्ध रह जाता है। कुछ देर बाद बिरजू से कहता है, तेरे माथे पर चिंता की लकीरें बता रही है कि तेरी किस्मत तुझ से रूठी हुई है। सही पहचाना साधु महाराज। इसके बाद बिरजू सारी बात साधु महाराज को बताने लगता है। बिरजू की बात सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में बोला, लगता है भगवान से नाराज हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान जो भी मनुष्य के लिए करता है वो उसकी भलाई के लिए करता है। यह सुनकर बिरजू क्रोधित हो उठा। अच्छा, तो आप कहना चाहते हो कि मेरा परिवार भूखा सोता है और मैं खुद 2 दिन से भूखा सो रहा हूं। ये सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। वाह! देखो बालक, भगवान के फैसले इंसान की समझ से बाहर होते हैं।
बच्चे अगर उसने तुझे गरीब रखा है तो उसमें ही तेरी भलाई होगी। हो सकता है कि अगर तेरे पास धन आ जाए तो तेरा व्यवहार बदल जाए, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। साधु की बात सुनकर बिरजू साधु की बात का बगैर जवाब दिए अपने मित्र नारायण के पास चला जाता है। अरे मित्र, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे धन की आवश्यकता है और सेठ ने तो मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। अरे मुझे समझ नहीं आता, ये आजकल के सेठ गरीब मजदूर की मजबूरी क्यों नहीं समझता है। अरे भाई, ये दुनिया ही ऐसी है, धनवानों को अधिक सम्मान देती है और गरीबों को अपने पैर की जूती समझती है। अब देखो बिरजू, वैसे तो तुम जब भी मेरे पास मदद मांगने आए हो मैंने तुम्हें कभी इनकार नहीं किया, परंतु इस बार मेरे हाथ कई दिनों से तंग चल रहे हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मैं तो समझ गया, लेकिन अब मैं किससे मांगू? मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि शाम को वैद्य जी से दवाई लेकर आऊंगा, और वैद्य जी दवाई उधार में देते नहीं हैं, पहले धन लेते हैं तभी जड़ी बूटियां देते हैं। अब मैं क्या करूं? इतना सुनकर नारायण गहरी सोच में डूब जाता है। देखो, अगर कोई तुम्हें कर्ज दे सकता है तो वो केवल इस गांव का सेठ रघुनाथ ही दे सकता है, और रघुनाथ के बारे में सब जानता है कि वो कर्ज के बदले भारी ब्याज लगाता है और अत्याचार करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता। हाँ, सब जानता हूं, क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन क्या करूं, कोई उपाय भी तो नहीं है। अब जाता हूं उसी रघुनाथ के पास, उधार मांगूंगा, क्योंकि पत्नी बीमार है, उसे इलाज की सख्त आवश्यकता है। अगर आज नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। इतना कहकर बिरजू रघुनाथ के पास चला जाता है। क्या हुआ बिरजू? मेरी हवेली में तो कोई काम धाम नहीं चल रहा, फिर तेरे जैसे मजदूर का यहां क्या काम? बता, क्यों आया है? सेठ जी, मैंने कुछ पैसे अपने मालिक से मांगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, इसलिए मैं आपके पास कुछ उधार मांगने आया हूं। मैं आपकी एक एक पाही चुका दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ ठीक है, धन तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन ब्याज अपने मनमानी लूंगा। बोल, मंजूर है? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है सेठ जी। सेठ रघुनाथ कुछ धन बिरजू को दे देता है। और याद रखना बिरजू, अगले महीने तक मुझे इसका ब्याज मिल जाना चाहिए, और हाँ, मूल तुम बाद में चुका सकते हो, परंतु अगर समय पर ब्याज नहीं पहुंचा तो फिर तुम जानते हो कि मैं कर्जदार का क्या हाल करता हूं। सेठ रघुनाथ की बात सुनकर बिरजू चुपचाप वहां से धन लेकर चला जाता है। शाम को जब बिरजू वैद्य से जड़ी बूटियां लेकर अपनी पत्नी को देता है तो राधा चौंक जाती है। पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हारे पास वैद्य जी से दवाई लेने के लिए धन कहाँ से आया? बिरजू सारी घटना उसे बताता है। ये सुनकर राधा बुरी तरह से डर जाती है। ये तुमने क्या किया? तुम सेठ रघुनाथ से धन उधार लेकर आए हो। अरे तुम्हें पता भी है कि वो अपनी मर्जी से ब्याज लगाकर बाद में कितना तंग करता है। एक तो वैसे भी तुम बड़ी मुश्किल से मेहनत और मजदूरी करके इतना कमा पाते हो, जिससे हमें बड़ी मुश्किल से 2 व्यक्तियों की रोटी नसीब हो पाती है, और कभी कभी तो वो भी नहीं होती। फिर तुम उसका कर्ज कैसे चुका पाओगे? अरे चिंता ना करो राधा, धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। अब फिलहाल तो तुम्हारा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। राधा उन जड़ी बूटियों को ले लेती है। अगले दिन राधा पूरी तरह से ठीक हो गई और बिरजू फिर से मजदूरी करने चला गया। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। 1 महीने बाद सेठ रघुनाथ अपनी हवेली में बैठा था कि तभी उसका नौकर राम गोपाल वहां आ पहुंचा। सेठ जी, एक सूचना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। ऐसी क्या सूचना लेकर आए हो? अच्छा हाँ, मुझे याद है, तुम्हारी मित्रता महल के कुछ कर्मचारियों से भी है। जरूर कोई महल की महत्वपूर्ण सूचना तुम्हारे हाथ लगी है। बता बता, जल्दी बता। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इतना कहकर राम गोपाल कुछ कहने लगा।
ये सुनकर सेठ रघुनाथ की आंखों में खलबल मच गई और वो मुस्कुराता हुए राम गोपाल से बोला, ये तो कमाल हो गया। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में एक योजना जन्म ले लिया है। सेठ जी, मैं सब जानता हूं कि किसी योजना ने आपके मन में जन्म लिया है। सूचना सुनते ही मेरे मन में भी यही योजना आई थी जो योजना आपके मन में आई है। इसलिए तो आज से आप गांव के उन लोगों को ब्याज के लिए तंग करना छोड़ दीजिए, बल्कि आप गांव में ऐलान करवा दीजिए कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, आपको ब्याज से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। और शुरुआत मैं गांव के सबसे गरीब मजदूर बिरजू से करूंगा, जो 1 महीने पहले ही मुझसे कर्ज लेकर गया था। चलो चलते हैं। इधर बिरजू गोदाम में मेहनत से सामान इधर उधर पहुंचाने का काम कर रहा था कि तभी वहां सेठ रघुनाथ अपने नौकर रामगोपाल के साथ आ पहुंचता है। गोदाम का मालिक सेठ रघुनाथ को देखकर चौंक पड़ा। अरे सेठ जी, आप हमारे गोदाम में कैसे पधार रहे हैं? हमारे किसी मजदूर ने आपसे कर्ज लिया है क्या? हाँ भाई, कर्ज तो लिया है, और तुम्हारे गोदाम के सबसे गरीब मजदूर बिरजू ने लिया है। ये सुनकर गोदाम का मालिक हंसने लगा। उस मूर्ख को कोई और व्यक्ति नहीं मिला क्या जो आपसे कर्ज लिया है? तभी वहां बिरजू आ पहुंचता है और सेठ रघुनाथ को देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। चिंता ना करिए सेठ जी, मैं अगले दिन आपका ब्याज सही समय पे पहुंचा दूंगा। आज शाम को मुझे सेठ जी से मेहनताना मिलने वाला है। अरे भाई, मेरी बात तो सुन लो। मैं यहाँ तुमसे ब्याज लेने नहीं आया, बल्कि ये देखने आया हूँ कि तुम मजदूर कितनी मेहनत से काम करते हो, कितना पसीना बहाकर धन कमाते हो। लोग तो यूं ही मुझे बदनाम करते हैं कि मैं कर्जदारों को परेशान करता हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो भाई बिरजू, जब तुम्हें सही लगे तुम मेरी वो रकम मुझे लौटा देना जो तुमने मुझे उधार ली थी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनकर गोदाम का मालिक और बिरजू दोनों चौंक गए। तो इसका मतलब सेठ जी, आपको ब्याज नहीं चाहिए? अरे भाई, तुमने सुना नहीं क्या? सेठ जी ने क्या कहा? जब तुम्हारी मर्जी हो तब वो रकम चुका देना जो तुम उधार ले गए थे। बस, सेठ जी तुमसे ब्याज नहीं लेंगे, निश्चिंत रहो। और केवल तुमसे ही नहीं, बल्कि इस गांव में जितने भी मजदूरों ने मुझसे कर्ज लिया है, अब मैं किसी से ब्याज नहीं लूंगा, बल्कि मैं यही बताने के लिए आया हूं कि जब उनकी मर्जी हो तब वो मुझे मेरा धन चुका दें। बस। इतना कहकर सेठ रघुनाथ अपने नौकर रामगोपाल के साथ वहां से चला जाता है। गोदाम का मालिक सोच में पड़ जाता है और बिरजू से बोलता है, बिरजू, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मैं इस रघुनाथ को बहुत अच्छे से जानता हूं। बचपन से ही बहुत मठठर आदमी है। मुझे तो लगता है जरूर इसके मन में कोई न कोई योजना चल रही होगी, वरना इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये मठौर नहीं सुधरने वाला है। तुम इससे सावधान रहना, ठीक है? अरे नहीं सेठ जी, रघुनाथ जी बहुत अच्छे हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी इस बात ने तो मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर दिया। मैं तो इस बात की चिंता में मेहनत करते करते मरे जा रहा था कि आपसे शाम को मेहताना लेकर सेठ जी को ब्याज चुकाएंगे या फिर अपने घर का कुछ राशन लेकर जाएंगे। लेकिन सेठ रघुनाथ ने उस चिंता को दूर ही कर दिया। हाँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब समझाना हमारा काम था। जो हमने समझा दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर उसने कुछ धन बिरजू को दे दिया। ये लो बिरजू, तुम्हारा मेहताना रखो। बिरजू पैसे लेकर वहां से चला जाता है। घर पर जाकर बिरजू ने अपनी मजदूरी राधा के हाथ में रख दी। आज तो तुम्हें रघुनाथ को ब्याज देकर आना था। राधा की बात सुनकर बिरजू मुस्कुरा उठा और फिर उसने सारी घटना राधा को बता दी, जिसे सुनकर राधा पूरी तरह से चौंक जाती है। रघुनाथ इतना सुधर गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे गोदाम का सेठ सही कह रहा था। जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन जब बिरजू काम पर जाने वाला था कि तभी राजमहल का एक सैनिक पूरे गांव में ऐलान करता हुआ आ पहुंचा। गांव के मजदूरों, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा विक्रम का आदेश है कि सभी मजदूरों को राजमहल जाना होगा। राजा विक्रम अपने महल के सामने एक दूसरा महल बनवा रहे हैं
उस महल को बनवाने के लिए उन्हें अच्छे और कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। जो भी मजदूर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, राजा विक्रम हर मजदूर को बहुत सारा इनाम देंगे। इनाम में उन्हें स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। इतना कहकर सैनिक वहां से चला जाता है। सैनिक के आदेश ने पूरे गांव में खलबली मचा दी थी। अगले ही दिन गांव के सारे मजदूर, जिनमें बिरजू भी शामिल था, राजमहल चले जाते हैं। राजमहल में राजा विक्रम सिंहासन पर विराजमान था। मेरा ऐलान तो तुम सभी लोगों ने सुन ही लिया। अगर तुम सब मजदूर मन लगाकर मेहनत से काम करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा, और अगर किसी मजदूर का कार्य मुझे पसंद आ गया तो मैं इनाम के अलावा प्रसन्नता से और भी कुछ दूंगा। चलो, अब तुम सब जा सकते हो। राजा का ऐलान सुनकर सभी मजदूर प्रसन्न होकर वहां से लौट गए। उसी दिन से बिरजू ने जान लगाकर मेहनत करनी शुरू कर दी। वो एक एक पत्थर को अपने कंधे पर उठाकर उस स्थान तक पहुंचाने लगा जहां दीवार खड़ी की जा रही थी। धूप हो या बरसात, बिरजू बिना थमे लगातार काम करने लगा। बिरजू की इस अटूट मेहनत को देखकर राजमहल का एक मंत्री, जो निरीक्षण के लिए वहां आया था, दूसरे मजदूर से पूछ बैठा, ये कौन है? ये तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। मंत्री जी, ये हमारे गांव का बिरजू है। बेचारा पहले गोदाम में काम करता था, बहुत ही कम मजदूरी में, लेकिन बहुत मेहनती है। मंत्री ये सुनकर प्रभावित हो गया और तुरंत राजा विक्रम को सूचना देने के लिए महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर मंत्री राजा विक्रम से बोला, महाराज, एक मजदूर है जो अपने कार्य में असाधारण मेहनत कर रहा है। उसका नाम बिरजू है। वो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी प्रतीत होता है महाराज। इतना सुनकर राजा विक्रम मंत्री के साथ चल पड़ता है और दूर से बिरजू को पसीने से तरबतर काम करते हुए देखता है और मंत्री से बोलता है, जब महल का कार्य पूरा हो जाए तब इस मजदूर को मेरे महल में ले आना। मैं इसे अलग से इनाम दूंगा। समय ऐसे ही बीतता है और कुछ ही दिनों बाद राजा विक्रम का भव्य महल बनकर तैयार हो जाता है। राजा विक्रम ने सारे मजदूरों को ढेर सारा इनाम दिया, लेकिन जब बिरजू की बारी आई तो मंत्री जगन्नाथ ने बिरजू से कहा, तुम्हें इनाम नहीं दिया जा सकता। ये सुनकर बिरजू बुरी तरह से चौंक जाता है। मंत्री जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि तुमसे राजा विक्रम स्वयं मिलना चाहते हैं। वो तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हुए हैं। चलो। ये सुनकर बिरजू के चेहरे पर खुशी की पहल आ गई और वो मंत्री के साथ राजा विक्रम के पास चला जाता है। राजा विक्रम ने बिरजू की ओर देखकर कहा, जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से काम करते हुए देखा तो मैं दंग रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मजदूर इतनी भी मेहनत कर सकता है। वाकई में तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। मैंने और मजदूरों को इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दी है, लेकिन मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक कुछ देना चाहता हूं। इतना कहकर राजा विक्रम बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं बिरजू को दे देता है और बोलता है, तुम्हें तुम्हारे गांव की 10 बीघा जमीन इनाम में दी जाती है। तुम्हारे जैसे मजदूर अगर किसान बनेंगे और धरती का सीना चीर कर मेहनत से पसीना बहाएंगे तो बहुत सारा अनाज उगा सकते हैं। ये सुनकर बिरजू की आंख ही नम हो गई। मंत्री ने जमीन का पट्टा और कागज बिरजू को थमा दिया। बिरजू खुश होकर अपने गांव लौट गया और पूरी घटना अपनी पत्नी राधा को बताने लगा। चलो, हमारी गरीबी के दिन दूर हो गए। अब कोई हमारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ राधा, इस मजदूर के अब अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। अगली सुबह सेठ रघुनाथ बिरजू के घर आ पहुंचा। अरे बिरजू, मुझे पता चला है कि राजा विक्रम ने तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और 10 बीघा जमीन इनाम में दिया है। हाँ सेठ जी, बस ईश्वर की कृपा है। हाँ तो एक काम करो, स्वर्ण मुद्राओं में से आधी मुझे दे दो और जो जमीन तुम्हें मिली है वो भी मुझे दे दो। ये सुनकर बिरजू चौंक गया। क्या?
आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी? अरे वो इसलिए क्योंकि सेठ रघुनाथ जी से जो रकम तूने उधार ली थी उसको कौन चुकाएगा? तेरा बाप। ब्याज मिलाकर इतना हो रहा है जितना राजा ने तुझे दिया है, समझा? लेकिन सेठ जी, आपने तो कहा था कि आपको ब्याज नहीं चाहिए और जब हमारी मर्जी हो तब हम रकम चुका सकते हैं, और मैंने तो आपसे थोड़ी सी रकम ली थी, फिर इतना सारा ब्याज कैसे हो गया? अरे मूर्ख, वो हमारी योजना थी। मुझे पहले से सूचना मिल चुकी थी कि राजा विक्रम दूसरा महल बनवाने वाले हैं और इसके लिए इस राज्य के मजदूरों को बुलाया जाएगा और यहाँ के मजदूर बड़े मेहनती हैं। राजा विक्रम खुश होकर उन्हें ढेर सारा स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। तभी मेरे मन में योजना आ गई थी कि मैंने जिन जिन मजदूरों को कर्ज दिया था उनसे ब्याज मांगना बंद कर दूंगा, और जब वो अपना काम समाप्त करके इनाम लेकर गांव वापस लौटेंगे तब मैं ब्याज और मूल रकम के रूप में उनका आधा इनाम छीन लूंगा। ये सुनकर राधा रोने लग गई। ये तो अन्याय है। तुम्हारी नजर में अन्याय होगा, लेकिन हमारी नजर में तो ये व्यापार है। शाम तक मेरी हवेली में स्वर्ण मुद्राएं और जमीन के कागज लेकर आ जाना, नहीं तो सुबह हम खुद छीन कर ले जाएंगे, समझ गए? इतना कहकर रघुनाथ अपने नौकर राम गोपाल के साथ वहां से चला गया। बिरजू रोते हुए बाहर आ गया। बाहर मजदूरों की भीड़ जमा हो गई थी और अफरा तफरी मची हुई थी। बिरजू हमसे हमारा आधा इनाम छीन कर ले गया। ये तो सरासर जुल्म है भाई। तभी वहां पर गोदाम का मालिक आ पहुंचता है। देखा, अरे मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था बिरजू, रघुनाथ इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। एक नंबर का कमीना आदमी है वो। जरूर उसके मन में कोई चाल चल रही थी, और देखो आज उसकी असली नीयत सामने आ गई। ये सुनकर बिरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। ये गरीब मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये गलत है। तभी वहां पर राजा विक्रम और मंत्री के साथ नारायण आता है, जो बिरजू का सच्चा मित्र था, जिसे देखकर गांव के सभी मजदूर चौंक गए और राजा के साथ कुछ सैनिक भी थे। सैनिकों, जाओ रघुनाथ के घर की तलाशी लो, और यदि वहां मुझे मेरे महल का दिया हुआ सोना और जो मैंने मजदूरों को इनाम में दिया था उसका एक भी अंश मिल जाए तो रघुनाथ और उसके नौकर राम गोपाल को घसीटते हुए यहां लेकर आओ। सैनिक तुरंत रघुनाथ की हवेली में घुस गए और कुछ ही देर बाद सैनिक दोनों को बंदी बनाकर हवेली से घसीटते हुए बाहर ले आए। महाराज, ये रही स्वर्ण मुद्राएं जो आपने मजदूरों को दी थी। ये नारायण सही कह रहा था। ये लोग गरीब मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। ये तो सारा सर अन्याय है। जिसने मेरे महल में पसीने बहाकर काम किया उससे उसका आधा इनाम छीनना चाहते थे ये लोग। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई महाराज। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों क्षमा के योग्य तो बिल्कुल नहीं हो। जो व्यक्ति गरीबों पर तरस नहीं खाता उसे इस समाज में रहने का ही कोई अधिकार नहीं। सैनिकों, इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दो और जिन जिन मजदूरों से इनका हिस्सा छीना गया है वो सारा का सारा धन इन्हें लौटा दो। राजा विक्रम की आज्ञा के अनुसार सैनिक रघुनाथ की हवेली से सारा सवर्ण मुद्राएं निकालकर उन मजदूरों को लौटाने लगे जिनसे जबरदस्ती छीना गया था। रघुनाथ और राम गोपाल को सैनिक बंदी बनाकर कारागार में ले गए। इसके बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। बिरजू की आंखों से राहत और आभार के आंसू बहने लगे। रघुनाथ और राम गोपाल को उनके अपराधों की सजा मिल गई थी। उन्होंने अपना शेष जीवन कारागार में ही बिताया और फिर कभी गांव वापस घो नहीं लौटे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।